Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are continuing with our respiratory system disorder और आज की last हमारी disease है that is pulmonary embolism. So before starting the video, do like this video and make sure to share it with your friends and subscribe the YouTube channel as well. So let's start the video. So pulmonary embolism की बात करेंगे हम आज. Pulmonary embolism refers to the obstruction of the pulmonary artery or one of its branches by a thrombus or thrombi that originates somewhere in the venous system or in the right side of the heart. Pulmonary embolism क्या होता है? Obstruction हो जाना pulmonary artery का. ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे pulmonary artery अगर आप लोग एनाटमी भूल गए हो तो. और यहाँ फिर कोई पल्मोनरी आर्टरी के आगे ब्रांच है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना बाय अ थ्रोम्बस प्लूरल में या कोई थ्रोम्बी, ठीक है, दैट ओरिजिनेट समवेयर इन द वीनस सिस्टम में या फिर जो राइट साइड है हार्ट का वहां पे अगर कोई थ्रोम्बस बनता है वो आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी या उसकी किसी ब्रांच को ब्लॉक करता है, उसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं. अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हम इसे सिंपलीफाई करते हैं. हमारे पास एक डिसीज आती है वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. ठीक है, वीनस का मतलब इट इज रिलेटेड टू वेन्स. ठीक है, कोई हमारे वीनस सिस्टम से रिलेटेड है. थ्रोम्बो हमारा क्या हो गया, कोई ब्लड का प्रोडक्ट. ठीक है, ब्लड क्लॉट जैसे कि. ठीक है, और एम्बोलिज्म क्या हो गया हमारा, बेसिकली ब्लॉकेज करना. ठीक है, इसी ब्लड क्लॉट ने आगे जाके ब्लॉकेज करना. तो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में क्या है, बेसिकली इसमें हमारी दो कैटेगरीज आती हैं, दो डिसीज आती हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी बोलते हैं जिसे. डीप वेन ये जो हमारे डीप वेन्स होती हैं जैसे कि काफ की मसल हो गई, थाई की मसल होगी, लॉन्ग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से जो दिक्कतें होती हैं तो वो हमारी उसमें अगर थ्रोम्बस बने तो वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है. और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या हो गया, राइट साइड ऑफ हार्ट है वहां से कोई दिक्कत आई, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको. अब क्या है हमारी ये हमारा हार्ट का डायग्राम है. ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है, अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारा वो हमारा राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है. राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है. और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहां से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में हमारा स्प्रेड हो जाता है. राइट तो क्या है, जो एम्बुलस है, जो मतलब हमारा थ्रोम्बस है वो हमारा क्या है, राइट एट्रियम में जाएगा. ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी को आगे जाके हमारा यहाँ कहीं ब्लॉकेज कर देगा. ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज तो उस कारण क्या है जो लंग्स तक है वो सप्लाई नहीं जाएगी. तो ये हमारा एक मोटा मोटा सा है. जैसे कि पीई क्या होता है, रेफर्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी हमें पता लग गया जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है या उसकी कोई ब्रांच हो गई, वहां पे थ्रोम्बस या थ्रोम्बाई का क्या होना, उसका अड़ना. ठीक है, दैट ओरिजिनेट समवेयर इन द वीनस सिस्टम. या तो वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से ही आया, नीचे से ही मूव करके हार्ट तक आ गए. ठीक है, या वो बना ही कहाँ है, राइट साइड ऑफ हार्ट में कहीं वो थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट बना है. ठीक है, तो वो कहलाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म. कॉजेज या रिस्क फैक्टर की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वर्च्यू ट्रेड आता है हमारा इसमें क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ठीक है, वर्चो ट्रायड बोलते हैं इसे. ट्रायड मतलब हमारी तीन चीजें, तीन फैक्टर्स होते हैं. एक तो होता है ब्लड स्टेसिस, ब्लड रुकना, हाइपर कोगुलेबिलिटी, जल्दी क्लॉट बन रहे हैं, या कोई वास्कुलर इंजरी या कोई वेसल में इंजरी हुई है. तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्क फैक्टर या फिर कह लो कॉजेज होते हैं. डीवीटी के भी और मतलब वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के मेनली हमारे तीन होते हैं. ब्लड स्टेसिस, ब्लड का रुकना. इमोबिलाइजेशन, अगर कोई पर्सन है वो इमोबिलाइज है, सर्जरी हुई है, वो हिल डुल नहीं पा रहा, या फ्लाइट में प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, या जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, ठीक है, कंडक्टर्स हो गए, तो इनका क्या है, ये खड़े रहते हैं काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए. राइट, तो डीवीटी होने के चांसेस इनको ज्यादा होते हैं. वेरिकोज वेन एक और दिक्कत. एट्रियल फिब्रिलेशन. ठीक है, एट्रियम जल्दी जल्दी
बीट कर रहे हैं, ठीक है। हाइपर कोगुलेबिलिटी, ठीक है, हाइपर कोगुलेबिलिटी में जल्दी क्लॉट बन रहे हैं, जैसे प्रेगनेंसी के केस में होता है, कैंसर के केस में हो जाता है कई बार, या एस्ट्रोजन थेरेपी कोई लेता है उस केस में हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन विल लीड टू मोर कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, थिक कर देता है ब्लड को, ठीक है। और जेनेटिक डिसीज है तो उस केस में भी लेडिन फैक्टर्स की डिसीज आ जाती है इसके अंदर। वैस्कुलर इंजरी में हमारे वेसल की कोई इंजरी है, कोई प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर सर्जरी चल रही थी तो कोई प्रोसीजर की वजह से डैमेज हो गया, या स्मोकिंग, ये हमारे रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज में आ जाते हैं, ठीक है। और क्या है, पीई इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मेन कारण ही कौन है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि वो नीचे से काफ में प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग इसकी वजह से क्या होता है, वो मूव करके हार्ट तक आ जाता है। अदर में जैसे ब्लड क्लॉट है, वैसे एयर का क्लॉट भी हो सकता है, एयर का पार्टिकल भी हो सकता है, और फैट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, राइट। वो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पीई ऑब्स्ट्रक्शन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ऑब्स्ट्रक्शन हुई, वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा वो राइट वेंट्रिकल से लेके जाएगा, वहां प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल की डायलेशन हो जाएगी प्रेशर बढ़ने की वजह से, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ज्यादा भर गया है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, कार्डियक कंट्रैक्शन हो जाएगा, और अल्टीमेटली पेशेंट शॉक में चला जाएगा, ठीक है। और वही है हमारा लंग में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि लंग्स तक तो जाएगा ही नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में ही क्लॉग हो गया, वो लेके जा रही थी लंग्स तक, तो जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकुलर परफ्यूजन जो है वो मिसमैच हो जाएगा और एट्रियल हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। जो भी है हमारा मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, राइट। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, सांस लेने में दिक्कत होगी, टैकिपनिया भी हो सकता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगी शार्प, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ेगा, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन हमारी नेक की यहाँ पे वेन है वो विजिबल हमें दिखेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें यही होता है जब एडिमा भी होता है तो क्या होता है, जो पेशेंट का या कोई हार्ट फेलियर होता है राइट साइड का, तो जुगुलर वेन में क्या है, फ्लूइड बिल्डअप काफी ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंट हमें दिखती है, ठीक है। कफ हो गया, खांसी, हीमोपेटाइसिस, मुंह से खून आ सकता है, हाइपोटेंशन, बीपी कम, सिंकोप, ब्लड क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जा नहीं रहा ब्रेन तक, तो थोड़ा बहुत लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या डाउन सा फील कर सकता है पेशेंट, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्रेथ साउंड्स और कम दिखेंगी और हमें जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा। डी डाइमर टेस्ट हमारा डी डाइमर डिटेक्ट करता है, ये हमारा डिटेक्ट करता है अगर डी डाइमर टेस्ट पॉजिटिव आए कि इतना इतना अमाउंट में वो क्लॉट्स बने हुए हैं या उसकी ब्रेकिंग हो रखी है, तो वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ बॉडी में क्लॉट मूव कर रहे हैं। बाकी डी डाइमर टेस्ट अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी उसका। एबीजी एनालिसिस, गैसेस का एनालिसिस कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट और ईसीजी चेक कर सकते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन कर सकते हैं। इसमें कैसे करते हैं, आईवी एडमिनिस्टर करते हैं हम एजेंट को और उससे इवैल्यूएट करते हैं लंग्स में डिफरेंट रीजन्स को, वो कंपेयर करता है कि कितना वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे वेंटिलेशन ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, कितना परफ्यूजन, कितना वहां पे सप्लाई जा रही है, नहीं जा रही है, तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं इस डिसीज का, राइट। मैनेजमेंट में एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक मेडिकल इमरजेंसी है, हमको पता है, इमरजेंसी मैनेजमेंट, क्योंकि वो एकदम से क्लॉट अड़ेगा, ठीक है, वो प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट फेलियर होने का चांसेस है, तो एक इमरजेंसी कंडीशन है ये। आफ्टर इमरजेंसी इंटरवेंशन, जब पेशेंट स्टेबल हो जाए फिर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो एम्बोलाई है या थ्रोम्बस है उसके मूव करने का, ठीक है, मतलब उसको तोड़ने का, ताकि न्यू वंस ना बने, ठीक है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में वही ऑक्सीजन देंगे हम इमीडिएटली हाइपोक्सीमिया खत्म करने के लिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस खत्म करने के लिए, आईवी इन्फ्यूजन लाइन स्टार्ट कर सकते हैं हाइपोटेंशन खत्म करने के लिए, आईवी मॉर्फिन दे सकते हैं पेशेंट की जो है एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, जो दर्द हो रही थी चेस्ट पेन उसके लिए, लेग अबव द हार्ट लेवल, थोड़े पैर ऊपर रखवा सकते हैं, वीनस फ्लो बढ़ता है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट में। फिर फार्माकोलॉजिकल में आती है, एंटीकोगुलेशन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। LMWH मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हम दे सकते हैं विद ओरल विटामिन के, वारफेरिन के साथ, ठीक है, लेकिन ये हमें लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर रन के लिए चलानी है। ऑल पेशेंट मस्ट कंटिन्यू टू टेक सम फॉर्म ऑफ एंटीकोगुलेशन फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months, तो चलानी है, ठीक है, तब भी वो लॉन्ग रन में नहीं बनेंगे।
थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी विद रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन, टीपीए बोलते हैं इसको, इज यूज्ड इन ट्रीटिंग मैसिव, अगर बड़ा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और उनकी कंडीशन भी पेशेंट की ठीक नहीं है तो हम ये कर सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे सकते हैं विद टीपीए। थेरेपी में क्या होता है, रिजॉल्व करता है ये थ्रोम्बी को, एम्बुलाई को क्विकली, और नॉर्मल हीमोडायनेमिक फंक्शन रिस्टोर करता है। लेकिन जैसे ये तोड़ेगा, मतलब ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, तो सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होने के चांसेस है, साइड इफेक्ट होता है इसका टीपीए थेरेपी का। सो बिफोर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आईएनआर और पीटीटी या हीमेटोक्रिट लेवल, प्लेटलेट काउंट, ये जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें पता लगेगा कि ब्लड में क्लॉटिंग पावर कितनी है, ठीक है। वो एंटीकोगुलेंट भी स्टॉप करना है हमें ये थेरेपी शुरू करने से पहले, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाए फिर हम एंटीकोगुलेशन थेरेपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सर्जिकल एम्बोलेक्टमी इज रेयरली परफॉर्म्ड, रेयर कंडीशन में हम एम्बुलस को सर्जिकली रिमूव करते हैं। अगर काफी बड़ा एम्बोलिज्म है और पेशेंट बहुत ही ज्यादा इंस्टेबल है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं ये ऑप्शन, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट एट रिस्क किनको हो सकता है, जैसे हमें पता है नर्सेज, डॉक्टर्स या जो सर्जरी, जिसकी पेशेंट की सर्जरी हुई है उसका हमें पता हो सकता है। प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन पेशेंट बाय इंक्रीजिंग एनकरेजिंग एम्बुलेशन, ज्यादा मूव कराओ, एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस कराओ जिन पेशेंट की सर्जरी हुई है। थ्रोम्बोलिटिक और एंटीकोगुलेशन थेरेपी को हम मॉनिटर कर सकते हैं, वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं, प्रॉपर यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं हो रहा कंटिन्यूस जो पेशेंट को हम देंगे वो हम देख सकते हैं, ठीक है। एंजाइटी रिलीव कर सकते हैं, पेशेंट की कोई भी क्वेश्चन है, फैमिली के कोई भी क्वेश्चन है वो आंसर करके, और पेशेंट को कंटिन्यू लंबे टाइम के लिए जो 3 to 6 मंथ जैसे एंटीकोगुलेशन थेरेपी चलती है तो हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं सेल्फ केयर के बारे में, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, वो हमारा ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी वेंटिलेटर के टॉपिक्स रहते हैं और भी थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, वो हम जरूर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।